हेलो हैमस्टर्स, आज हम इतिहास के 4 सबसे बड़े क्रिप्टो मुकदमों के बारे में बात करेंगे। बाइनेंस से लेकर डो क्वोन तक और इत्यादि भी। तो अपने सनफ्लावर सीड्स ले लो और कस कर बैठ जाओ, क्योंकि ये कहानियाँ उच्च दांव और कठोर परिणामों से भरी हुई हैं। पहला मुकदमा जिस पर चर्चा हो रही है वो है जेमिनाई। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने ये आरोप लगाया कि 3 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने निवेशकों को $1 अरब से अधिक का धोखा दिया है। इनमें से एक फर्म क्रिप्टो एक्सचेंज है जेमिनाई, जिसका संचालन फेसबुक की कानूनी लड़ाई के प्रसिद्ध कैमरन और टाइलर विंकलवॉस द्वारा किया जाता है। उस पर आरोप है कि उसने अपने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जोखिमों के बारे में ग्राहकों से झूठ बोला था, जिसमें कहा गया था कि यह क्रिप्टो पर उच्च ब्याज दरें प्रदान करता है। सुपरिंटेंडेंट एड्रियन हैरिस ने साझा किया कि जेमिनाई अनरेगुलेटेड थर्ड पार्टी पर ड्यू डिलिजेंस करने में विफल रहा, जिसे बाद में व्यापक धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया, जिससे अन्य ग्राहकों को नुकसान हुआ, जो अचानक अपने संपत्ति को एक्सेस करने में असमर्थ हो गए जब जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल ने वित्तीय संकट का सामना किया। फरवरी 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार आरोप बाद में $3 अरब का हो गया, जिसमें अतिरिक्त निवेशकों को भी शामिल किया गया, जिनमें एक कायरोप्रैक्टर और एक घर पर रहने वाले पिता जैसे रिटेल ग्राहक शामिल थे। इनमें से प्रत्येक ने जेनेसिस के साथ $2 मिलियन के बिटकॉइन में निवेश किया था। इसका परिणाम क्या था? कुछ ही महीनों बाद एक्सचेंज को दिवालियापन के लिए फाइल करना पड़ा, और इसके जवाब में आरोप लगाने वाले अटर्नी ने कहा कि यह मामला सिर्फ अंडर रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी उद्योग में हानि पहुंचाने वाले खराब अभिनेताओं का एक और उदाहरण है। राज्य के इतिहास में सबसे बड़े सेटलमेंट के तहत जेनेसिस को न्यूयॉर्क में संचालन करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके जवाब में जेमिनाई ने कहा कि उन्होंने अर्न यूजर्स की वकालत करने और उनकी संपत्तियों की वापसी की मांग करने के लिए 15 महीने की अवधि में अथक प्रयास किया है। हम क्या कह सकते हैं? हमें समाधान पसंद है। और सूची में अगला है डो क्वोन और टेरा का पतन। बेशक दिवालियेपन की सूची तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उस आदमी, उस मिथक, उस महान हस्ती डो क्वोन का जिक्र ना हो। 2022 में जरा पीछे जाएं तो टेरा USD, जो एक स्टेबल कॉइन है, उसको लूना क्रिप्टो की जरूरत थी ताकि वह अमेरिकी डॉलर के साथ अपने 1 से 1 के अनुपात को बनाए रख सके, जैसा कि एक स्टेबल कॉइन करता है। हालांकि दोनों विफल रहे और मई 2022 में स्थिरता टूट गई। इसका परिणाम क्रिप्टो धारकों के लिए लगभग $40 अरब के नुकसान के रूप में हुआ। ओह, दिलचस्प बात यह है कि क्वोन प्रसिद्ध टेरा दुर्घटना से पहले सिंगापुर में स्थानांतरित हो गए और यह बताया कि यह उनकी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा के लिए था। दुर्घटना के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्टेबल कॉइन एक पॉन्जी स्कीम नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले निवेशक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर यह असफल हो जाए तो मेरे साथ क्या हो सकता है, उन्होंने साझा किया। SEC जाहिर तौर पर इसे नहीं मान रहा था और इसके जवाब में टेराफॉर्म और पूर्व CEO मिस्टर डो क्वोन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने निवेशकों को एंकर प्रोटोकॉल के माध्यम से सालाना 20% रिटर्न का वादा करके गुमराह किया है, जो कि एक DeFi ऐप था। इसके बाद टेराफॉर्म लैब्स ने $4.5 बिलियन के सेटलमेंट पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें शामिल हैं $3.5 बिलियन की वापसी, $460 मिलियन से अधिक पूर्व निर्णय ब्याज के रूप में और $420 मिलियन एक नागरिक दंड के रूप में। और व्यक्तिगत तौर पर क्वोन को टेराफॉर्म दिवालियापन संपत्ति में $200 मिलियन का योगदान करने की भी आवश्यकता थी। तीसरे स्थान पर है बाइनेंस और SEC का $4.3 बिलियन का सेटलमेंट। दुनिया का सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बनने के बावजूद, जो ग्लोबल मार्केट का 60% नियंत्रित करता है, इस एक्सचेंज ने गंभीर कानूनी समस्याओं का सामना किया और अब इसे अमेरिका में सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंड में से एक का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको घटनाओं की पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। 27 मार्च 2023 को CFTC ने एक्सचेंज पर 7 आरोप लगाए। जाहिर है ये तो बस शुरुआत थी। This is just the beginning. 5 मई 2023 को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसे DOJ के नाम से भी जाना जाता है, इसने हालात को और जटिल बनाने के लिए हैमस्टर व्हील में अतिरिक्त बिस्तर डाल दिया, जिससे यह और भी तेजी से घूमने लगा।
जैसा कि बाइनेंस द्वारा कहा गया है, बाइनेंस ने अमेरिकी यूजर्स और प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे कि ईरान, क्यूबा, सीरिया और यूक्रेन के रूसी अधिग्रहित क्षेत्रों के यूजर्स के बीच अवैध ट्रांजैक्शन कराए और उन ट्रांजैक्शन से बाइनेंस ने महत्वपूर्ण फीस हासिल की। और फिर इस जांच के बावजूद बाइनेंस ने उसी साल सितंबर तक रशिया में अपने ऑपरेशंस जारी रखे, जिससे कुछ और चिंताएं उठीं। इससे हम 5 जून तक पहुंचते हैं, जब SEC ने कुल 13 आरोपों का खुलासा किया। सूची में थे अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की सेल, अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से अमेरिकी ग्राहकों को रोकने में विफल होना, निवेशकों के अरबों डॉलर मिलाना और उन्हें एक थर्ड पार्टी को भेजना, यानी मेरिट पीक लिमिटेड को, जिसे CZ ने भी स्वामित्व किया था, और वॉश सेल्स में शामिल होना। व्यावहारिक रूप से एक्सचेंज के लिए एक और बड़ा झटका। बिल्कुल, यही वो कारण है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, यानी परिणाम जानने। सबसे पहले गलतियों को सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाइनेंस नए नियमों का पालन करेगा, एक्सचेंज को लगातार मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया। यह प्रोग्राम 3 साल की अवधि में संचालित किया जाएगा और एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। बाइनेंस ने लगभग $4.3 बिलियन के बड़े सेटलमेंट पर भी सहमति व्यक्त की है। इसमें $1.8 बिलियन का जुर्माना और लगभग $2.5 बिलियन की परिसंपत्तियों की जब्ती शामिल है। हालांकि शायद जिसने क्रिप्टो दुनिया को काफी हद तक और हिला दिया, वो था बाइनेंस के पूर्व CEO के सामने आई समस्याएं। उन्होंने अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या AML नियमों का उल्लंघन करने का दोष स्वीकार कर लिया। उन्हें इस्तीफा देने का आदेश मिला और $50 मिलियन का आपराधिक दंड सेटल करने के साथ ही कुल मिलाकर $150 मिलियन के सिविल दंड भी मिले। CZ को मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों के लिए 4 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। ये सजा सिएटल की अमेरिकी फेडरल कोर्ट से आई थी और प्रोसिक्यूटर्स द्वारा मांग की गई सजा की तुलना में काफी कम थी, यानी 3 साल की सजा। लेकिन हमें एक क्षमा प्रार्थी क्रिप्टो राजा बहुत पसंद है, जिसने अपनी सजा से पहले बाइनेंस के CEO के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की गई गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। वे कहते हैं, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता कि मुझे उन फैसलों पर कितना ज्यादा पछतावा है जिनके परिणाम स्वरूप मैं कोर्ट के समक्ष खड़ा हूँ। पत्र में लिखा था, विश्वास दिलाता हूँ ये फिर कभी नहीं होगा। अब चौथा है SEC वर्सेस रिपल। सबसे बड़े मुकदमों के संदर्भ में इस एक को उद्योग पर इसके रिपल इफेक्ट के कारण बड़ा माना जा सकता है। क्या आप समझें? भले ही वास्तविक भुगतान दूसरों की तुलना में थोड़ा कम हो। 2020 में SEC ने आरोप लगाया कि रिपल, जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर और XRP के निर्माता है, और इसके एग्जीक्यूटिव्स ब्रैड बार्लिंगहाउस और क्रिश्चियन लार्सन ने 2013 में XRP को एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग के रूप में बेचकर $1.3 बिलियन से अधिक जुटाए थे। सेटलमेंट क्या हुआ? अक्टूबर में SEC ने दोनों एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ आरोप हटा दिए, लेकिन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की बिक्री के लिए समाधान की मांग जारी रखी। यह मामला केवल रिपल पर $125 मिलियन का जुर्माना लगाकर और भविष्य में सिक्योरिटीज के कानूनों का उल्लंघन न करने के लिए प्रतिबंध लगाकर ही समाप्त हुआ। Oh my God! Wow! ध्यान दें कि यह राशि सिर्फ उन $2 बिलियन की तुलना में एक छोटा हिस्सा थी जो SEC शुरुआत में मांग रही थी, जो इसे सबसे बड़े सेटलमेंट्स में एक उपविजेता बना देता। इसलिए यह मुकदमा वास्तव में रिपल के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। हालांकि व्यापक स्तर पर दोनों पक्षों ने एक प्रकार की जीत देखी। SEC को संस्थाओं को की गई बिक्री पर प्राधिकरण प्राप्त हुआ और एक्सचेंजों को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस की अनुमति है, क्योंकि वे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। तो हैमस्टर्स, इन कानूनी कहानियों को सुनने के बाद याद रखें कि क्रिप्टो की निरंतर विकसित होती दुनिया में नैतिक प्रथाओं और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन पहियों को घुमाते रहें और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।